हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MED2। इसमें हम आपको इसको सतत विकास भी बोलते हैं। इसमें हम आज 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करेंगे। पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरपीढ़ीय समानता एवं न्याय। इसमें बताया ना, जो अंतरपीढ़ियाँ होती है उसकी समानता और न्याय के बारे में हमें देखना है। इसके अंदर बताया गया है कि जो अंतरपीढ़ीय समानता के अंदर से क्या अभिप्राय है कि जो पृथ्वी के जो संसाधन हैं उसको इस प्रकार से उपयोग करना, इस विचारपूर्ण तरीके से उपयोग करना जिससे कि जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली वर्तमान पीढ़ी है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें सतत विकास जैसी अवधारणा भी बोल सकते हैं इसको, कि इसमें यही सोचा जाता है कि इस प्रकार से संसाधनों का यूज़ करना, जो आने वाली पीढ़ी है वर्तमान, उसके लिए भी संसाधन बचे जा सके और वो भी इसका उपयोग कर सके। परंतु इसमें ये होता है कि न्याय और निष्पक्षता से, जैसे कि समान रूप से सब इसका यूज़ कर सकते हैं, न्याय के तौर पे सबको समान जो संसाधन है वो मिल सके। इसमें ये होता है कि संतुलन बना रहे, कि अगर कोई भी यूज़ कर रहा है इसका तो संतुलन बना रहे, कि ये नहीं कि असंतुलित हो कि एक देश तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है संसाधनों का और एक देश बहुत कम कर रहा है। इसमें ये देखा जाता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। ये नहीं कि आप वर्तमान की तो आवश्यकताएं वर्तमान जो है उसकी तो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है सब कुछ ठीक है, परंतु भविष्य में आपको कुछ भी ना प्राप्त हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग करें कि वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताएं पूरी हों। ये बता रहे कि जो उपभोक्तावाद होता है वो विश्व में गैर सतत क्रियाओं को जन्म देते हैं। जो उपभोक्ता, तो आपको पता है जो हम उपभोग करते हैं, वस्तुओं का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं गैर सतत, कि बस जो संसाधन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचा रहता, तो गैर सतत विकास को जन्म देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास क्या रह जाएगा, प्रदूषण रह जाएगा, गरीबी रह जाएगी, निर्धनता रह जाएगी और कोई साधन जो है वो भी नहीं बचेंगे। ये सब चीज़ें होगा। और इसमें इस पे जोर दिया जाता है कि हमारे भविष्य की आवश्यकता वो पूरी हो और जो हमारे जाने के बाद जो लोग बचे हैं उन्हों की जो आवश्यकता है उन्हों पे ध्यान दिया जाए और उन्हों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। आगे देखें। देखिए, अंतरपीढ़ी समानता में क्या होता है कि इसमें जो पर्यावरण को उसको संरक्षण देना, सुरक्षा देना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है कि संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जा सके कि सब इस पे अपना कि इसको अच्छे से उपयोग करना, सबके लिए छोड़ना और इसमें लालच ना करना। ये नहीं कि आप अपनी आवश्यकता को पूरी तो करें, परंतु लालच नहीं होना चाहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करें, व्यर्थ करें, दुरुपयोग करें। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसमें ये भी है कि वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसकी खपत और मांगों को पूर्ण किया जा सके, ऐसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कि संसाधनों को इस प्रकार से यूज़ करें कि आपकी जो खपत है और मांग है वो भी पूरी हो जा सके। ये नहीं कि आप अभी इतना यूज़ कर लो कि आगे आपके लिए कुछ बचे ही ना। जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनको जो संसाधन है उसको सारे रूप से प्राप्त हो सके और उनको किसी प्रकार की चिंता ना करनी पड़े। देखिए, एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक देश था ऑस्ट्रेलिया जो था, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ये, कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था। नोरू एक देश है जिसमें फॉस्फोरस जो होती है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में थी। तो उन्होंने क्या किया, 1970 में उस देश में गए और बोले हमें आपके नोरू जो है आपके देश में हमें कंपनी लगानी है, जिससे कि आपको हम रोज़गार भी देंगे और जो भी लाभ आएगा वो भी हम आपको देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो फॉस्फोरस है उसको इतना इस्तेमाल किया, अपने देश में लिया पहले बात तो सारा, और बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया, उसका शोषण कर दिया उस देश का पूरी रूप से। तो वहाँ की जो फॉस्फोरस है वो बिल्कुल समाप्त होगी और जब वो समाप्त हो जाएगी तो देश भी जो कंपनी है वो अपने देश वापस आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो वो जब वापस आई तो उस देश में गरीबी बढ़ गई, क्योंकि देखिए रोज़गार चल गया, क्योंकि वो जब कंपनियां चल जाएंगी अपने देश तो रोज़गार चल जाएगा लोगों से, ठीक है, और फास्फोरस की वहाँ कमी पड़ गई। तो जिसके कारण क्या हुआ कि उस देश का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और अब वो देश में फास्फोरस की इतनी कमी है कि पहले जो देश फास्फोरस का इतना बड़ा वो हुआ करता था उत्पादन, अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर बहुत अच्छे से वहाँ शोषण कर लिया और उनको उल्लू बना देते थे कि हम आपको रोज़गार देंगे, आपको पैसा देंगे, ये देंगे। बट जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो वापस आ गए, उनको कुछ भी नहीं दिया, जिससे कि वहाँ और ज़्यादा गरीबी फैल गई। वहाँ का जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल गई, कि पहले अच्छे से रहते थे, अब वहाँ पे क्या हो गया, गरीबी ज़्यादा आ गई। उनको अब अपने जीवन को यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है।
क्या वो वहाँ पे है ना, वहाँ नोरू में बड़े बड़े गुंडों का शासन शुरू हो गया, क्योंकि अब जब वहाँ गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, तो क्या होगा कि गुंडों का राज चलने लग गया वहाँ पे। देखिए जो अंतरपीढ़ीय समानता वातावरण परिवर्तन अनुसंधान है, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ों में कमी भी है इसमें, कि इसमें तो बता दिया गया कि ठीक है हमें कि जो वर्तमान में आने वाली पीढ़ी है उन्हों के लिए सारे समान होने चाहिए, परंतु ये नहीं पता है किस प्रकार से होने चाहिए, हम किस प्रकार से उसको आने वाली पीढ़ी के लिए रख सकते हैं, उपाय नहीं बताए। तो इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, क्योंकि सही से आप सब चीज़ बता दो कि आपको ये काम करना चाहिए, आप आइडिया दे दो, पर किस प्रकार से करना चाहिए, उसके क्या क्या साधन हैं और किस प्रकार से आप उसको कार्य में ला सकते हो, वो सब नहीं बताओगे, वो सब फिर व्यर्थ है आपके आइडिया, फिर कोई काम के नहीं है। तो वही सब चीज़ें इसमें भी बताई जा रही हैं सेम। भावी पीढ़ी की रक्षा करें तो किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए ये भी बताना चाहिए। संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें तो किस प्रकार से करें, और जो आपके गुणवत्ता का परीक्षण है वो किस प्रकार से सही से हो सकता है, मतलब परीक्षण करें तो कैसे करें उसका, मतलब कि आपको अगर कोई परीक्षण करना है किसी चीज़ पे तो किस प्रकार से रिसर्च करें, शोध करें, सब भी नहीं बताए। उसके जो कानूनी ढांचे हैं इसको पूर्ण से सोचने की इस पे ज़रूरत है, कि आप अपने कानूनी जो ढांचा, आपने जो नियम कानून बनाए उस पर सोचिए कि हमें कैसे करना चाहिए सब चीज़, ये सब चीज़ें इसमें हैं। वर्तमान में जो गैर सततशील है संसाधन है उसका जो परीक्षण है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार जो अंतरपीढ़ीय समानता एक सिद्धांत है जो वर्तमान पीढ़ी के गैर सतत क्रियाओं तथा प्रतिबंध लगाता है। आप जो भी चीज़ों का यूज़ करें गैर सतत है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, अंतरपीढ़ी है जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचता है। तो देखिए ये क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है, और इसमें यह भी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दीर्घकालीन यूज़ किस प्रकार से किया जाए कि बहुत लंबे समय तक चल सके। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सतत विकास में जो सहकारी संस्था होती है उसके कार्यों के बारे में बताना है। जो सहकारी संस्था होती है उसके जो कार्य है उसको दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहला है जो कृषिक ऋण देते हैं उसमें सहायता, दूसरा है गैर कृषिक ऋण सहायता कि जो ये सहायता प्रदान करते हैं सहकारिता, इसमें एक तो कृषिक ऋण से है और एक आपके गैर कृषिक ऋण से है। तो हम पहला पढ़ेंगे कृषिक ऋण सहकारिता। फर्स्ट जो आपका है कृषिक ऋण सहकारिता, इसमें क्या होता है कि कृषकों को ऋण दिया जाता है। जो सहकारिता होती है, जो सहकारी संस्था होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपके निर्धन किसान होते हैं और जो बहुत सारे ऐसे किसान जो अपना सही से कृषि नहीं कर पाते, उनको क्या कहते हैं ऋण की सहायता देती है, एक बैंक की स्थापना करती है, उनको सहयोग देती है, उनको प्रोत्साहन करती है, जिससे क्या होता है कि वो कृषि अच्छे से कर सके, ज़्यादा अच्छे से पैदावार कर सके। तो उनको अच्छे अच्छे बीज उपलब्ध कराती है, उर्वरक देती है, जो उर्वरक होते हैं वो अच्छे देती है। तो ये सब चीज़ें होती है जिला स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर होती है। तो ये होता है इसमें सहकारिता में कि कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उन्हों को सहायता देती है, ऋण देती है, ये सब हो गया। तो नाम से भी पता चल रहा है। अब देखिए गैर कृषक ऋण सहकारिता में क्या होता है कि इसमें आपको जो किसान होते हैं उसमें ऋण नहीं दिया जाता। उसमें क्या होता है कि उसमें किस प्रकार के ऋण आते हैं, जैसे कि आपकी बिक्री को लेके कि आपने जब उत्पादन कर लिया तो किस प्रकार से बिक्री हो, ये हो गया, या फिर आवासीय को लेके हो गया, या फिर दूध उत्पादन को लेके हो गया कि दूध उत्पादन सही से हो, या फिर उपभोक्ता से रिलेटेड जो बातें होती है वो आती हैं इसमें। ऊपर वाले में तो ऋण से रिलेटेड हो गया कि कृषकों को कैसे ऋण देना चाहिए, उनके कृषि को रिलेटेड, ठीक है, किसान को कृषि से रिलेटेड ऋण। और नीचे वाले में आ गया कि आपको जिसके उत्पादन हो गया, उपभोक्ता हो गया, दूध उत्पादन हो गया और आपका बिक्री हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो ये मैंने आपको बताया ना सेकेंड वाले में गैर कृषि ऋण, तो इसमें मैंने आपको जो बिक्री बताया, उत्पादन, अब इन्हों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। पहला है सहकारी बिक्री। इसमें क्या होता है कि बिक्री की ऐसी व्यवस्था की जाती है उत्पादकों की कि वो सहयोग कर सकें, आपस में सहयोग करें, और स्वैच्छिक संस्था होती है इसके अंदर, जिससे कि जो बाजार में जो लाभ प्राप्त होता है वो सही से प्राप्त हो सके बिक्री के माध्यम से। इसके अंदर सदस्यों को ऋण जो दिया जाता है वो किस प्रकार से होता है, पहले तो ऋण उपलब्ध कराना, फिर उत्पादन और भंडार हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, और एकीकरण और वितरण की एकीकरण, पहले इसको इकट्ठा कैसे किया जाए, फिर उसको कैसे बांटा जाए, ये सब सुविधाएं आती हैं। और जिसकी उर्वरक तथा कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें बिकने वाली होती है वो सब इसमें नियम और ये सब चीज़ें बाजार आते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बिक्री में क्या हो गया कि चीज़ों को किस प्रकार से सही से बेचा जाए, उत्पादन मतलब कि लोगों को सहयोग करके, और उसमें जो ऋण भी दिया जाता है वो भी बताया इसमें। तो
तो ये आप पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता सहकारिता। तो ये जो स्वैच्छिक संगठन है ये उपभोक्ताओं के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन होता है उसको केंद्रों से खरीद कर अपने सदस्यों में बांट दिया जाता है, उपलब्ध करा दिया जाता है, मतलब कि उसे सीधे रूप से खरीदा जाता है। इसमें कि जो केंद्र होता है वो सीधे रूप से इससे खरीद लेता है सब चीज़ों को। फिर सुपर बाजार जो होते हैं, जो मॉल होते हैं, स्टोर होते हैं, उन्होंने ये बांट देता है और फिर वहाँ से लोग इससे खरीद सकते हैं। को पता है ना कैसे सरकार जो किसान से होती हैं या फिर उनसे खरीद लेती है उनकी फसल, या फिर बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो खरीद लेते हैं, फिर मॉल में, स्टोर में, बाजार में बेचते हैं ना, वो सब चीज़ें हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक सहकारिता। इसमें बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो कटोर और लघु उद्योग होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, निवेश कम होता है तथा आय और रोजगार पूर्ण अवसर मिलता है, कि निवेश तो कम करना पड़ता है और आय और रोजगार होता है वो अधिक मिलता है। इन उद्योग में सहकारिता का गठन दस्तावेज, शिल्पकार, श्रमिक जो होते हैं, औद्योगिक श्रमिक जो होते हैं और लघु उद्योगपति जो होते हैं वो करते हैं। इसके समिति के मुख्य कार्य हैं वो बता देती हूँ। इनों के जो सदस्य होते हैं उनको मशीन, कच्चा माल, उपकरण, प्राथमिक प्रौद्योगिकी परीक्षण, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। जो सदस्यों द्वारा जो उत्पादित उनसे किया जाता है उन वस्तुओं को फिर बिक्री के द्वारा बेचा जाता है। आवश्यक पड़ने पर जो सदस्य होते हैं उनको ऋण भी दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूध उत्पादन सहकारिता। इसमें देखिए वो सब चीज़ें आती है जो दूध उत्पादन, डेयरी जिसे बोलते हैं, डेयरी सहकारिता आती है, जिसमें प्राथमिक जिले स्तर पर, आपका राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये होते हैं सब चीज़ संगठन के। निम्नलिखित कार्य होते हैं जैसे कि इसमें ऐसे लोगों को शामिल करना होता है, ऐसे नेटवर्क को तैयार करना होता है, नेटवर्क को, जिससे कि नीति निर्माण किसान, और आप पहले तो आपका नीति निर्माण अच्छे से हो, किसान हो, व्यावसायिक हो, तकनीकी अच्छी हो, उसका परीक्षण अच्छे से किया गया हो, ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं। जो ग्रामीण दूध उत्पादन होते हैं उसका उत्तम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, कि अच्छे से उनको सब चीज़ें उपलब्ध कराना प्रौद्योगिकी, देश में सभी क्षेत्रों में अच्छे से वितरण करना और बिक्री करना। जो उपभोक्ता होते हैं उसको उत्तम उत्पादन देना, मतलब कि अच्छा उसको उचित लाभ देना, कि वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है उसको अच्छे उत्तम क्वालिटी का हो। तो ये भी है योग्य। नेक्स्ट है आवासीय सहकारिता। इसमें एक मंच का निर्माण करते हैं जहाँ आवास की प्रौद्योगिकी, तकनीकी, वित्तीय, व्यापारिक समस्याओं का निपटान किया जाता है। वित्तीय और संगठनात्मक जो मार्गदर्शन होते हैं वो करते हैं। इसमें नक्शा निर्माण होता है, नियोजन, मतलब कि सारी जो भी सेवाएं होती हैं और नक्शा होता है, निर्माण होता है, नियोजन होता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास में सहकारिता संस्थाओं की भूमिका। देखिए जो संस्था होती है इसका एक सतत विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो संस्था ये निचले स्तर के जो लोग होते हैं, नीचे स्तर के जो गरीब, निर्धन, ये सब लोग होते हैं, इन्हों को ज़्यादा हेल्प करती है, इन व्यक्तियों को ज़्यादा हेल्प करती है, और जो व्यक्ति और सरकार होते हैं इनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करती है, और लोगों को इस सोच की दिशा में, इस सोचने पर मजबूर करती है कि आपको जो कार्य है सतत विकास में रह के करना चाहिए। ऐसी सोच में परिवर्तन लाती है लोगों का कि सतत विकास में रह कर ही आपको कार्य करना चाहिए। और उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आगे। व्यक्तियों के बीच निम्नलिखित स्तर पर विषयों पर जागरूकता लाना, कि जो व्यक्ति है उन्होंने जागरूक किस प्रकार से, जिसकी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसमें आपको रोक लगानी चाहिए, है ना, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, जो वृक्षों को आप काट रहे हैं उसको सोच समझ कर काटिए, ठीक है, जिससे कि जल की आपूर्ति, आप जो जल की क्षति हो रही है वो भी ना हो, और जो खाद हैं, ईंटें हैं, भट्टे हैं, इन सब का भी दुरुपयोग ना करें, अच्छे से उपयोग करें, ये सब है। और सेकंड है व्यक्तियों को निम्नलिखित विषयों के बारे में शिक्षित करना, मतलब कि उनको शिक्षित करना ये है, पहले में तो जागरूक है अब शिक्षित है, कि उनको रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक है, इन सब के बारे में बताना, इसको नियंत्रित उपयोग करना कि कैसे करना है। जो भोजन बनाने का ईंधन होता है तथा बिजली के ऊर्जा होती है उसके संसाधनों का उपयोग करना, कि किस प्रकार से आपको प्रयोग करने चाहिए, ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका कैसे निकासन करना चाहिए, उनको कैसे उपयोग करना चाहिए वापस से। और है ये व्यक्ति, जो ये संस्था ये प्रोत्साहन भी देती है व्यक्तियों को, वो किस प्रकार से, गांव में स्वच्छता लानी चाहिए, जो स्वच्छ अभियान है, स्कूलों और गांव में साफ सफाई रहनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे, इसलिए प्रोत्साहन करती है। नेक्स्ट है सामाजिक जो विकास है, और जो बंजर भूमि है उसको किस प्रकार से आप उपयोग में ला सकते हैं,
जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और ये जो परिवार कल्याण शिक्षा है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताती हैं। तो देखिए इसमें बस यही है कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, फिर निर्धन व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति, किसान है, इन सब की हेल्प करती है और अलग अलग तरीक़ों से करती हैं। इसमें मैंने आपको प्रोत्साहित करना, जागरूक करना और शिक्षित करना, ये सब चीज़ें इनों का कार्य होता है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत जीवन शैली, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बस यही है कि आपके जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उसको सतत रूप से करना चाहिए। तो आंसर देखते हैं। देखिए पूरे सतत जीवन शैली का जो अर्थ है, ये अलग अलग परिवार और अलग अलग समुदाय के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है इसका जो अर्थ है, परंतु इसके कुछ दिशा निर्देशक दिए गए हैं जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है सोच विचार पूर्वक खाना। अपने भोजन का जब आप चुनाव करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं अपने आप से पूछने चाहिए। जो आप भोजन खा रहे हैं उसके लिए जो पशु है उसको तो कोई पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ रही, मतलब कि आप कुछ ऐसा भोजन खा रहे हैं जिससे कि पशु को भी पीड़ा हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड, फिर किसी मानव को इस भोजन के लिए कष्ट और पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ रही। फिर भोजन जो है वो कहाँ से आया, आसपास से या फिर दूर से। फिर भोजन को किस प्रकार से उत्पादित किया गया, मतलब कैसे उगाया गया। भोजन है उसमें कोई कीटनाशक उर्वरकों का तो प्रयोग नहीं किया गया। जो भोजन है, क्या भोजन में आनुवांशिक रूप से परिवर्तन जीव होने का की संभावना तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। देखिए जो भोजन वाला है उसमें बस यही है कि आपको जो भी कार्य करना है वो सोच समझ के करना है। जब भी आप खाने का चुनाव करो तो उस पर ध्यान दो कि उसमें प्राथमिक किस प्रकार से उसको खरीदा गया, किस प्रकार से सब चीज़ें गई, तो जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहेगा, भोजन भी सही रहेगा, जिससे कि आप सतत विकास तौर पे अपना जीवन शैली को अच्छा चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोच विचार पूर्वक खरीदारी, मतलब कि जो भी आप खरीदें वो सोच समझ के खरीदें। देखिए इसमें पहले में ये है कि जब आप बाज़ार जाते हैं, स्थानीय बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पैदल, साइकिल जाना चाहिए जिससे कि आपका जो व्यायाम आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी हो सके। लेबल देख के आपको वस्तु को खरीदना चाहिए। अब देखते हैं ना उसमें एक्सपायरी डेट, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कैसे जो भी सब जो हुआ है वो सब देख के खरीदें। किसी भी वस्तु को जो आप खरीदते हैं उससे पहले आपको उस वस्तु की पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खरीदते टाइम आप एक खुद से सवाल पूछिए, क्या ये ज़रूरी है खरीदना, या फिर मेरा इसके बिना खरीदे बिना भी जो है वो चल सकता है गुजारा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, सोच विचार कर बैंक का चयन करें। देखिए इस बैंक में क्या है कि आप ऐसे बैंक को चयन करें, आप ऐसे बैंक में पैसे डालें जो बैंक गरीब लोगों की सहायता करता हो, या फिर जहाँ पे आपके पैसे सुरक्षित भी रहें, और वो बैंक जो लघु उद्योग होता है, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनको लोन देता हो। आपको पता है ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं, तो उस बैंक में आपको अपना पैसा जमा करना चाहिए ताकि आपकी वजह से गरीबों की हेल्प हो सके। तो ये है आपका बैंक का चुनाव। और उसके बाद आता है सोच विचार कर मतदान देना। इसमें यही है कि आपको, अगर आपको अपने देश का विकास चाहिए तो आपको ऐसे राजनीतिक को वोट देना चाहिए जो आपके देश का विकास करे, अच्छी अच्छी योजना बनाए आपके लिए। ये सब चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक संसाधनों का सोच विचार पूर्वक प्रयोग करना। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, और जो आप जिन संसाधनों का यूज़ करें जिस तरीके से, तो वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर विरुद्ध उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सब सामान बचा रहना चाहिए। इस पर हमको किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, जिसकी सौर ऊर्जा, इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। और जैसे कि आपकी ऐसी चीज़ों को यूज़ करो जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और सौर ऊर्जा से देखिए बहुत सारे संसाधन चलाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें करनी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। नेक्स्ट है हमारा सोच विचार संवाद। इसमें क्या होता है कि आप सोच विचार में क्या होता है, विचार में, संवाद में, कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और सहमति होनी चाहिए दूसरों के विचार के साथ, जिससे कि आपको नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, जब आप एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, तो फिर क्या होता है कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, जो समस्या है उसका समाधान होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई
कि संवाद इस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि आप पढ़ लोगे तो आपको उसके हिसाब से लिख पाओगे और अच्छे से। मैंने तो जो समझा दी वैसे भी आप लिख ही सकते हो उससे अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा। ये ऊर्जा में क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन है, तेल है, ये सब सीमित मात्रा में है। आप सभी को पता इतना तो है नहीं कि आप यूज़ करते रहो कभी ख़त्म नहीं होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। 45 वर्षों में ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं अगर हम ऐसे यूज़ करते रहेंगे इनों का। तो हम इसका जितना खपत करते हैं ना, जितना इसका यूज़ करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इससे पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा होती है, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। इससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2 जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है, जिसके कारण कहते हैं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन भी होता है। और इसमें हमको रोक लगानी चाहिए। जो आपका जलवायु परिवर्तन है उस पर रोक लगानी चाहिए आपको। जो नवीनीकरण की ऊर्जा स्रोत होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, जो वापस से यूज हो सके बार बार। और कि सिंचाई में आप आधुनिक चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जो आधुनिक वो होती है ना, तकनीकी स्रोत होते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम उर्वरक हो गए, सिंचाई पंप हो गया। आपने देखा होगा गाँव में पहले तो सब हाथ से किया जाता था, अब तो सब चीज़ नई नई तकनीकें आ गई, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम सिंचाई में जो भी चीज़ें अनवीनीकरण की जो संसाधन है, जो हमको नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं और नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को भी संसाधन जो है उसको प्रोत्साहन मिल सके और जो पर्यावरण है उस पर भी कोई हानिकारक प्रभाव ना पहुँचे। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमको जो खपत है वो ऐसी करनी चाहिए, खाद्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहे और उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। ये सब चीज़ें ही इसमें बता रहे हैं। कृषि जो उत्पादन है वो कम से कम, मतलब कि आपको ऊर्जा, जो कृषि में ऊर्जा लगती है वो कम से कम आपको करनी चाहिए। आपको कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ में संतुलन बना के रखना चाहिए और जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जो भी समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ग्राम अथवा पारिस्थितिकी ग्राम। इसमें हम अंतर देखेंगे क्या होता है। ये जैव ग्राम अथवा पारिस्थितिकी ग्राम में क्या होता है कि जो ऐसी परिस्थिति को इसमें ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान जो होता है अपने आत्मनिर्भर बनता है और जो मानव होता है ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे कि प्राकृतिक और पर्यावरण पे कोई नुकसान ना पहुंचे। मतलब सततशील रूप में इसमें कार्य किया जाता है कि जो मानव है ऐसी गतिविधियां करें जिससे कि जो प्राकृतिक है उस पर प्रभाव ना पड़े कोई खराब, और सततशील विकास हो सके आपका या आपके देश का। जो जैव ग्राम होता है उसमें क्या होता है, स्थानीय जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग, स्थानीय लोग होते हैं, उनका ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है कृषि के लिए। और जो मतलब कि कृषि में और कितना उत्पादन अच्छा हो सकता है उसके लिए उनका कौशल और ज्ञान का उपयोग होता है। और गैर कृषि कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। जो गैर कृषि कार्य तो जो कृषि से रिलेटेड नहीं होते वो भी इसमें किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लोग अपना भोजन स्वयं से सामुदायिक स्तर पे उगाते हैं। मतलब कि खुद से अपना भोजन को उगाते भी हैं और क्या कहते हैं समुदाय के लिए भी उगाते हैं। खुद के लिए सब कर लेते हैं, सबके लिए करते हैं। उन्हें जो व्यवहारिक भोजन होता है उसकी आवश्यकता कम होती है। ये जो व्यवस्था होती है स्थानीय लघु व्यापार को प्रोत्साहित करती है। जो आपका लघु उद्योग होता है उसको प्रोत्साहित करती है। जो व्यवहारिक होती है, उद्योग होता है, ये फिर बाहर के जो खाने उन्हें होते हैं इनों की आवश्यकता इनको को पड़ती नहीं है, इनको नॉर्मल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यवस्था है, ये आपको मैंने बता दिया, लघु व्यापार को प्रोत्साहित करती है और इसके कुछ उद्देश्य हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पहला है कम लागत पर उच्च स्तरीय जीवन शैली। मतलब कि कम पैसा आप लगाओ और अच्छे स्तर की जीवन शैली आपको मिले, लाइफ स्टाइल जो अच्छा मिले। जो स्थानीय जनता होती है उसको आत्मनिर्भर बनाना तथा जो सरकारी तंत्र पे दबाव कम करना। मतलब कि आप खुद से आत्मनिर्भर हो, इंडिपेंडेंस हो और दूसरों जो सरकार आपकी गवर्नमेंट है उस पर कोई फोर्स ना पड़े, उस पर कोई दबाव ना पड़े। नेक्स्ट है आपका जो हमारे औद्योगिक विकास के कारण जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है नकारात्मक, उसको सकारात्मक में बदलना। मतलब कि जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है आपके इन्वायरमेंट पे, आपके पर्यावरण पे, उसको पॉजिटिव में चेंज करना कि आप उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। उसको नकारात्मक को हटाइए और पॉजिटिव को वहाँ पे लगाइए। आगे देखिए, जो परंपरागत सतत ज्ञान है और जो प्रतिभा उसको बढ़ाना। ठीक
ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं समाप्त होता है, हमारे 2018 के सारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आए हों, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए मैं आपके लिए अभी और वीडियो बना रही हूँ, तो आज प्लीज़ आप सतत विकास का 2018 का जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पूरा पढ़ लेना, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया है, क्योंकि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी बनती है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप 2018 का क्वेश्चन पेपर